आज हमारा जो टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोलो टेक्सानोमी। हमने टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एवेल्यूएशन वाला चैप्टर शुरू किया था। उसका पहला टॉपिक कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था ब्लूम टेक्सानोमी। आज हम देखते हैं सोलो टेक्सानोमी क्या होता है, टेस्ट असेसमेंट मेजरमेंट एवेल्यूएशन क्या होती है, असेसमेंट की टाइप्स क्या होती हैं। उनके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। सोलो सोलो टेक्सानोमी स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम, यानी कि आपकी जो किसी बच्चे की जो आउटकम है उसके हवाले से ये तफसील से बात करती है। यानी जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उस हवाले से बात करें, यानी ये बताती है कि एक बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया है, कितना लर्न कर लिया है। उस हवाले से ये बात करती है। कंसेप्ट ऑफ सोलो टेक्सानोमी और डेवलप बाय एजुकेशन, ये साइकोलॉजी था। डिग्स एंड कोलिज हम इसको क्या बोलते हैं, जॉन और केविन को थोड़े बस डिग्स एंड कोलिज याद रख ले। डिग्स एंड कोलिज ने जो है वो 1982 के अंदर एक किताब लिखी थी, एवेल्यूशन एवेल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, और उसके अंदर उन्होंने सोलो टैक्सोनॉमी की बात की थी। सोलो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, के बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उस हवाले से बात करते हैं। यानी इट मीन के बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से बात करती है। और ये जो चलती है एक हायरार्की के अंदर चलती है, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। सिंपल टू कम्प्लेक्स मतलब कि ये जो है वो हमें पहले बताती है कि किसी बच्चे ने कितना सीखा, उससे अगले स्टेज पे क्या सीखा, यानी ये लेवल ऑफ लर्निंग हो गया, या अगले से नेक्स्ट लेवल की इस तरह बात करती है। ये इसको बाद में 2007 के अंदर इसको रिवाइज किया गया, जहाँ पे इसके अंदर जो है वो जिसे हम परी स्ट्रक्चरल कहते हैं उसके अंदर ऐड किया गया। यानी जब ये बिग्स एंड कोलिज ने 1982 के अंदर इसका तस्करा किया तो उसके अंदर इसने चार लफ्ज कहा था: यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट वाला। फिर उसने जो है ना वो बाद में इसको परिस्ट्रक्चरल भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया गया था। बिग्स एंड कुली क्रिएटेड सोलो टैक्सोनॉमी टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल असेसमेंट। एक तो ये एड्रेस करती है कि जो हमारी असेसमेंट है इसके अंदर क्या लिमिटेशन है, प्राइमरी फोकस ऑन मेजरिंग रूट मेमोराइजेशन सरफेस। अच्छा, इसके अंदर दो लेवल की बात करते हैं, सरफेस लेवल और डीप लेवल। यानी कितना किसी के पास सतही तरह का नॉलेज है और कितना किसी के पास जो है डीप लेवल का नॉलेज है, इस हवाले से हमें ये आगाह करती है, ये बताती है। देखिए इसके अंदर पांच इसके जो है हमारी पास टाइप समझ लें, पॉइंट समझ लें, डोमेन समझ लें सोलो टेक्सोनोमी के। जिसमें पहला परी स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पहले मैं इसकी इन सबको आपको एक मिसाल के बता देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है, मैं उससे कहता हूँ बेटा मुझे ये बताओ कि क्या आप कायदे आजम के बारे में कुछ जानते हैं। वो कहता है सर मैं कुछ नहीं जानता, सर मेरे को कसम वाला मैंने कोई पता नहीं है कायदे आजम कौन है। अब ये वाला बच्चा जो है ना ये परी स्ट्रक्चरल है, क्या है, परी स्ट्रक्चरल है। अच्छा उसके बाद तो दूसरा बच्चा आया, मैं कहता हूँ हाँ बेटा कायदे आजम के बारे में जानते हो। तो वो कहता है कि सर हाँ मुझे पता है, इसने पाकिस्तान बनाया था, और ये जो है ना वो 14 अगस्त 1947 उसने पाकिस्तान बनाया था, सर मैंने और कुछ नहीं पता। अच्छा तीसरा बच्चा मेरे पास आया तो मैं कहता हाँ सुना आप कायदे आजम के बारे में कुछ जानते हो, तो सर जानता हूँ, जो दिल करे आप पूछ ले। हाँ जी सुनाओ कब पैदा हुआ जी, उसने बता दिया 25 दिसंबर 1976 को पैदा हुआ, 1876 को पैदा हुआ। अच्छा जी कब, 11 सितंबर 1948 को जो फौत हो गया जी, और कब पाकिस्तान बनाया, कब रेजोल्यूशन जो है वो उन्होंने पेश की। तो अब उसको भाई बातों का पता है, बड़ी अच्छी बात है यार, मल्टी स्ट्रक्चरल है। फिर उसके बाद मैं आ गया भाई अगले बच्चे से कि हाँ यार ये ना आप मुझे शुरू से लेके इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना इसकी। अच्छा ये जो उसने जो 1947 के अंदर 40 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास की थी, इस हवाले से मुझे बताओ जरा, ये उस वक्त क्या सीन चल रहा था, क्या सिनेरियो था, अगर ये उस वक्त ये ना करता तो फिर क्या होता। इस तरह की मैंने उससे बात पूछी तो वो बता गया भाई, चीज़ों को रिलेट कर पाया, हाँ तब ये काम किस वजह से हुआ था, इसके पीछे बैक एंड पे क्या था, चीज़ों को रिलेट कर पाया, हर इंसिडेंट को तरतीब करके क्रोनोलाइजेशन, क्रोनोलाइजेशन बोलते हैं ना जिसमें हम टाइम को देखते हैं और जिसके अंदर हम चीजों को जोड़ते हैं, आपस के अंदर को रिलेट करते हैं, वो उसने मुझे बताई। अच्छा जी अगला बच्चा आया, हाँ जी क्या जानते हो कायदे आजम के बारे में। अच्छा ये मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आई कि कायदे आजम जो है ना ये पढ़ा था यूके के अंदर पढ़ा। तो यूके वाले तो हम आज भी समझते हैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं थे, तो कैसे उन्होंने एक बंदा पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा और उसको इतना पंप किया और इतना बड़ा कायदे आजम बना दिया और उसने मुल्क पाकिस्तान बना दिया, और फिर हम कहते हैं इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और कायदे आजम ने बनाया। तो भाई वो इस्लाम के नाम तो यूके वाले इतने अच्छे हैं कि वो बंदों को इस्लाम के नाम के ऊपर इतना तैयार कर देते हैं, उनको पीएचडी करवा देते हैं, लॉ करवा देते हैं, उनको ऐसा मजहबी तौर पे ट्रेन कर देते हैं। भाई जरा मुझे इसको डिटेल में बताओ ना। तो ये वाली चीजें यानी कि मैंने अब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जो जिस जिन चीजों को ताल्लुक थिंकिंग के साथ है, थॉट्स के साथ है, डीप लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ है, तो वो वाली बातें मैं उस बच्चे से सवाल पूछता हूँ तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट लेवल हो जाएगा। बात की समझ आई, कोई नहीं आई, चुप बिल्कुल हैं, थोड़ा सा जाग जाए नहीं तो
नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। अच्छा जी, परिस्ट्रक्चर दोबारा आप देखते हैं, जो मैंने मिसाल देनी थी दे दी है, अब इधर थोड़ी तवज्जो कर ले। द चाइल्ड डज नॉट नो एनीथिंग, परिस्ट्रक्चर में कुछ नहीं जानता, कोरे द कोरा है। द थिंग इज नॉट सिंपल इजी नॉन फॉर समवन, कुछ भी नहीं, उसके लिए आसान चीज नहीं है, उसे वो इजी नहीं लगता, उसको उसमें कुछ नहीं जानता। द स्टूडेंट कांट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन एग्जाम ऑफ हाई फोटोसिंथेसिस। मैं तो बता बच्चे फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हो? सर जी फोटो तो पता है, सिंथेसिस का कोई पता नहीं है। तो अब भाई वो बच्चा कुछ नहीं जानता फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो इसे हम क्या कहेंगे, परी, बच्चा किस लेवल के ऊपर है, परी स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसे अभी तक कुछ नहीं पता, वो कोरा है, कोरा कागज है, ठीक है, ब्लैंक स्लेट है। उसके बाद है यूनि स्ट्रक्चरल। यूनि क्या होता है, जिसके अंदर सिंपल, भाई क्या जानते हो फोटो, सर जी मैंने इतना पता है कि इस नाल ना ऑक्सीजन जज़ब होती है फोटोसिंथेसिस में, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ऐसे ही होता है। तो सर मुझे इतना पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा कब होता सर, ये रात के टाइम में काम होता है, ये भी मुझे पता है। अच्छा द चाइल्ड नो वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क, एक बात जानता है, ही हैज ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ही डज नॉट नो द रिलेशनशिप फैक्टर। भाई चीजों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्यों ऑक्सीजन जज़ब होती है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, क्यों ये काम रात के टाइम होता है, क्यों ये दिन के टाइम नहीं होता। सर जी मैंने कुछ नहीं पता, बस मैंने जेड़ा पता है मैं तुम दस देता। उसके बाद है मल्टी स्ट्रक्चर। मल्टी स्ट्रक्चर कहता है द चाइल्ड नो टू आर मोर एस्पेक्ट ऑफ द टास्क, बच्चे नो दो तो ज्यादा गल्ला ना पता है। ही हैज टू आर मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक इशू, उसके पास दो या दो से ज्यादा, यानी उसके बहुत सारी बातों को पता है। ही हैज आइसोलेटेड नॉलेज अबाउट समथिंग, अब उसके पास जो नॉलेज है ना थोड़ा आइसोलेटेड है, यानी उसको बातों का पता है, लेकिन हर कड़ी को कड़ी के साथ जोड़ना, उन चीजों को रिलेट करना, कब क्या कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसको इन चीजों को नहीं पता। इट डज नॉट एबल टू इंटर रिलेट आर नो रिलेशनशिप, ना तो वो चीजों को रिलेट कर पा रहा है ना, वो आपसे पूछा जाए ना जी चल भाई मेरे पुत माई बुक द मजमून सुना, तो दिस इज माई बुक, आई बॉट इट फ्रॉम द बाजार, दिस इज 5 रुपीज बुक, आई टेक इट इन 5 रुपीज, एंड दिस इज माई इंग्लिश बुक। तो आप भाई चीजों को बता तो रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे कि पहले कौन सी बात करनी है दूसरी कौन सी बात करनी है। आई हैव माई टेबल एंड इट हैज 4 लेग्स। तो जो जो हम रट्टे लगाते थे बचपन में, तो कुछ यादें उस तरह की। तो ये वाली है रिलेट आर नो रिलेशनशिप, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल पढ़ लेंगे, ये बोल दो, चलो बोल देता हूँ यार, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके मेरे। द स्टूडेंट कैन लिस्ट एंड डिफाइन द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेल, बट यू कांट एक्सप्लेन देयर फंक्शन और हाउ दे इंटरेक्ट। अब उसको पता तो है, सर जी ये वाला हिस्सा इसका ये नाम है, जैसे मैं कहता हूँ हाँ जी पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है, सर जी ये मेरा फोरहेड है, ये मेरी आईज है, ये मेरे चीक्स हैं, ये आज मुझे भूल जाने हैं सारे नहीं बताता। तो ये वाले आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये अब भाई इनका आपस में ताल्लुक क्या है, दिमाग का आंखों के साथ क्या ताल्लुक है, आंखों का कानों के साथ क्या ताल्लुक है, मुंह के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये इस तरह की बातें पूछता हूँ, सर जी मैंने क्या नहीं पता। तो इस तरह की आप जो बात करते हैं, जो भी आगे नीचे एग्जाम्पल है देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, रिलेशनल, टू आर मोर एस्पेक्ट ऑफ द टास्क आर नॉन, जहां दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो नॉन हो, यानी भाई आपको बहुत सी चीजों का पता है और आपस के अंदर उनका रिलेशनशिप क्या है, यानी एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड चाइल्ड नो, किस उसको उस बच्चे को या आपको जो भी है बदल लर्नर, उसको ये पता है कि इस चीज के साथ दूसरी चीज कैसे जुड़ी हुई है, एक चीज के कम होने से दूसरी ज्यादा होगी या कम होगी, इसका इस चीज का उसको अंदाजा है। चाइल्ड इज एबल टू इंटर रिलेट एंड कोरिलेट द स्ट्रक्चर और मीनिंग, भाई बच्चा इस काबिल है कि वो चीजों को इंटर आपस में मिला सके, कोरिलेट कर सके, फिर उनके जो मतलब है वो बना सके। दिस शो डीपर अंडरस्टैंडिंग, आप समझे किसी चीज के बारे में डिटेल ये डीपर अंडरस्टैंडिंग करवाती है। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, भाई दरख्त कटेंगे तो क्या होगा, सर जी क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आएगी, बड़े टाइम के बाद इसके अंदर वेदर के अंदर भी तब्दीली आ जाएगी। तो ये वाले यानी वो इसके ऊपर अपनी डिटेल में बहस करता है, अपनी बातें बताता है, तो ये रिलेशनल हो जाएगा। और कुछ समझ आ रही है, कोई नहीं, चुप कर गए सारे, बोल ही लाओ, मैं ही बोलना सिर्फ, मैसेज ही कर दो। अच्छा, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, अब ये है जो बात होती है, भाई इतना मैं तो भाई एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सारी बातों का पता है जी। क्या पता है जी, मुझे पता है जी, ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी जनरलाइज्ड टू हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं सारी बातों को एब्स्ट्रैक्शन के लेवल तक जानता हूँ, यानी वो चीज़ फिजिकली मेरे सामने नहीं है, मेरा दिमाग चलता है, मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा इसके बाद ये हो सकता है, ये जो बातें बहुत हो रही है ना,
तो लग रहा है इस दफा फ्लड आएगा हमारे पास। ये जो है ना, इस दफा जो है ना सर्दी बहुत कम पड़ी है, और इसके जो कंसिक्वेंसेज है ना कि हमारे जो ग्लेशियर सारे पिघलेंगे और पानी ज्यादा हो जाएगा, और फिर हमारे पास एक बड़ी जो है वो हार्श वेदरिंग कंडीशन हो जाएगी। हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। इस तरह की बातें, यानी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थिंकिंग आप कर रहे हैं, जिन चीजों का आपको पता, कोई आप एक एक किसी चीज से किसी और चीज का कंसिक्वेंसेस अखज उसके जो नतायज हैं उसके ऊपर आप दूरबीन डाल रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं, तो ये वाली आपकी एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। रूल्स आर मेड टू सॉल्व फ्यूचर प्रॉब्लम। रूल्स जो है वो मुस्तकबिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्पोंडेंट गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन। भाई जो इन्फॉर्मेशन थी उससे उससे आगे आप चले जाते हैं, नहीं बट जीनियस बन जाते हैं। लर्नर इज एबल टू हाइपोथेसिस। आप कोई मफरूजा पेश कर सकते हैं, कुछ बारे में मुस्तकबिल में की हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं। आंसर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन एक्सटेंड टू वाइडर रेंज ऑफ सिचुएशन, ठीक है। द सिचुएशन कैन डिजाइन ए प्रपोज इनोवेटिव सॉल्यूशन टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट इन द लोकल कम्युनिटी कंसीडरिंग द। भाई अगर प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो कैसे हमें कम करना चाहिए, इस हवाले से फ्रूटफुल गुफ्तगू करें, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा जी, किस किस को समझ कोई आई उस टॉपिक की, ये बता दें। किसको सोलो टैक्सोनॉमी समझ कोई नहीं आई, वो जल्दी से बता दे। आज हमने बहुत सारा पढ़ना है, जब तक मैं थकने जाता, और मेरे थकते कौन सा टाइम लगता है। चलूं आगे। छोटा जी मैसेज टॉप कर दो यार, क्या होता है। अच्छा जी, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। बलूम में और टेक्सानोमी में क्या फर्क है। जो बलूम है ये बात करती है अंडरस्टैंडिंग की, किसका कौन सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर फॉलो की जाती है, कि हमने 50% नॉलेज बच्चों को चेक करना है, 30% उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, और 20% एप्लीकेशन लेवल तक होना है। या ऊपर वाली लेवल हमारे मेजर ही कोई नहीं होती हमारे यहाँ, ठीक है। यानी ये बलून टेक्सानोमी। सोलो टेक्सानोमी ज्यादा करंट सिनेरियो के अंदर यूज होती है, जहां आप उसी वक्त किसी चीज को किसी चीज के बारे में जान रहे हो। लेकिन इसके अंदर हम वर्ड की वर्ड यूज करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, कि हम किसी शख्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसने कितना परफॉर्म किया है, कितने परफॉर्म में वो कौन से लेवल के ऊपर है, ठीक है। वो बलून, अंडरस्टैंडिंग और ये परफॉर्मेंस दोनों सिमिलर हैं। कुछ एग्जाम बलूम को फॉलो करते हैं, कुछ सोलो को फॉलो करते हैं। सम टाइम जैसे आप होता है ना वो पेपर चेक करने हैं तो गिट्ठे मार के चेक कर रहे हैं। अब इसका मतलब है आप तो देख रहे हैं कोई कोई कल ही नहीं लिखता, कुछ लिखता है, बहुत ज्यादा लिखता है। इस तरह की बातों में कहीं ना कहीं आप सोलो कह सकते हैं। और उधर नॉलेज में देखते हैं कि उसने सिर्फ फैक्ट के बाद में बात की है, कुछ उसकी मीनिंग ट्रांसलेशन, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन भी की है कि नहीं की है, क्या उसको उसने इस काबिल है कि वो अप्लाई कर सके एक नए सिनेरियो के अंदर, उस फार्मूले को अप्लाई कर सके। तो हम वो चीजें देख रहे होते हैं। दोनों एग्जाम को चेक करने का तरीका है, एग्जाम के अंदर चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। कहा जाता है कि जो हमारे पैक के एग्जाम होते थे ना, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, जिसके अंदर ये प्राइमरी लेवल और एलिमेंट्री के पेपर लिए जाते थे, तो वो वहाँ सोलो टैक्सोनॉमी फॉलो की जाती थी। अच्छा जी, आगे आते हैं हम। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ये टीचिंग मेथड कहाँ से आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा टीचिंग मेथड रिकॉर्ड्स, पता नहीं ये क्या है। चलो इसको काट देता हूँ यार मैं, ये मुझे पता नहीं कि ये मैं क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने यहीं पे समझा देना है, बात आपने खुद समझ लेनी है, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। टेस्ट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बिहेवियर ऑफ एनीवन। टेस्ट एक ऐसा आला है जो किसी भी शख्स का, किसी चीज का बिहेवियर, जिससे रवैया मेजर करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं देखना चाह रहा हूं कि आपका मेरे पढ़ाने के बाद कोई रवैया बदला है कि नहीं बदला। तो मैं उसके लिए एक टेस्ट लूंगा, देखूंगा हाँ जी इन बच्चों को पहले तो ये चीज नहीं पता थी, अलजबरा नहीं पता था, अब मैंने अलजबरा सिखाया, अब मैं टेस्ट लेता हूँ क्या इनको अलजबरा आया। यानी पहले अलजबरा के हवाले से इनका बिहेवियर क्या था, जीरो, सर जी हमें नहीं आता, हमें इससे बहुत डर लगता है, ये क्या एक्स वाई जेड लिखते रह जाते हैं आप। अच्छा जी, बिड मैंने जब उनको वो पढ़ाया और उसके बाद बच्चे जो हैं वो उसको उसके बाद टेस्ट लिया, तो बच्चों को तो बड़ा अलजबरा आता है, तो भाई उनका बिहेवियर अलजबरा के लिए कैसा हो गया। तो यानी कि जिसके अंदर हम चेक करते हैं, या टेस्ट की एक और डेफिनेशन है, टेस्ट इज द सेट ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है, टेस्ट इज द सेट ऑफ क्वेश्चन या टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चन, यानी टेस्ट सवालों का मजमुआ है। टू मेजर द बिहेवियर ऑफ एनिमल, किसी भी शख्स का, किसी चीज का बिहेवियर मेजर करना। फिर उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है किसी भी टेस्ट को जो आपने लिया उसको क्वांटिफाई करना, यानी उस टेस्ट को डिजिट अलॉट करना। यानी देखिए, मैंने आपको 10 सवाल का आप चेक किया, चले जी 3 गलत हैं 7 ठीक हैं, इसका मतलब है 7/10 इसके नंबर हो गए। यानी जो नंबरिंग है वो मेजरमेंट होता है। असेसमेंट इसकी अगली स्टेज आ जाती है कि उस टेस्ट को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना। यानी जो आपने उसको नंबर दे दिया, आपने कहा यार इसने, ये बच्चा एवरेज है यार, इसने जो है ना वो 10 में से 6 नंबर लिए हैं, ये एवरेज बच्चा है, ये टॉपर बच्चा नहीं है। ये इसने 9 नंबर लिए तो ये बड़ा टॉप क्लास का बच्चा है, ये अच्छा है, ये इस फलां सब्जेक्ट के लिए चल जाएगा, ये इसको ठीक है, इसको क्लास में प्रमोट कर देते हैं, ये जबरदस्त है। तो ये असेसमेंट जहाँ पे यार इसको ना, इसका जो नंबर है ना, इसके हवाले से इसका बी ग्रेड बनता है, इसका सी ग्रेड बनता है, ये पॉजिटिव ग्रेड बनता है। तो जहाँ हम कुछ इंटरप्रेट कर रहे हों, कुछ ग्रेडिंग कर रहे हों, यानी वो जो नंबरिंग दिए थे ना, यानी सिंपल मेजरमेंट में तो हमने नंबर दे दिए थे, उन नंबरों के बारे में कुछ बताते हैं भाई, इसकी कौन सी डिवीजन बनी है, कौन सा ग्रेड बना है, क्या इसको आता है, ये टॉपर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। जो बातें इस तरह की कर रहे होंगे वो असेसमेंट के अंदर होगा। एवेल्युएशन, जहां पे हम फाइनल जजमेंट करते हैं कि यू डिड 3 मार्क्स आउट ऑफ 10, सो यू विल बी, यू आर फेल, वी कांट प्रमोट यू इन द नेक्स्ट क्लास, हम आपको नई क्लास के अंदर प्रमोट नहीं कर सकते। यानी ये जब जब यार ही इज फेल्ड या ही इज पास्ट, ही मस्ट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। तो अब इस ऐसी बात जहां पे हम कोई फैसले कर रहे हो उसको अगली क्लास में भेजने के, उसको पिछली में भेजने के, उसको पास करने के, उसको फेल करने के, ये सारे काम जहां हम जजमेंट कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, आखिरी, हाँ तेरा आखिरी फैसला है जी, मेरा आखिरी फैसला है, तो वो वाला फैसला जो दे रहे होते हैं वो एवेल्युएशन के अंदर होता है। यहां तक बात की समझ आ गई कि कोई नहीं आई? अच्छा जी, अब देखते हैं जी, जी जी जी, ये देखते हैं, ये देखें जी, इंस्ट्रूमेंट आर एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को मेजर करना। टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ क्वेश्चन, और टेस्ट आंसर हाउ वेल, क्या कितने आपने जो है वो, हाउस। इट इज अ स्ट्रक्चर टूल आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द स्टूडेंट नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, सारी इसके अंदर करते हैं, ठीक है। टेस्ट स्टेप बाय स्टेप, कवर टेकिंग, जो भी है इसको देख लीजिएगा। और टेस्ट कहाँ से, लतीनी जबान का लफ्ज है टेस्टम से निकला है, लेड ऑफ वेजल, यानी कि वो उसको ना कि वेजल सुराही के ढकने की तरह, ठीक है ना। तो दिस इज बिकॉज द ओल्डन डेज टेस्ट वाज यूज्ड टू प्योरीफाई चेक। तो पुराने जमाने में इसको पानी को साफ करने के लिए होता था शायद, जो भी है। दैट इज व्हाई टेस्ट वाज मीन टू चेक as जज एंड बिकेम एन एसेंशियल टूल ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक। अच्छा, जब मेजरमेंट के अंदर, मेजरमेंट के हवाले से जो है वो नॉर्मन एंड ग्रोनलैंड ने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू देना। एब्स एंड फ्रिस्बीन भी यही कहता है कि असाइनिंग नंबर के, वो जो टेस्ट था उसको नंबर एक देना या उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देना, ये कहलाते हैं मेजरमेंट कहलाती है। जैसे आप वो फीता लेके जो है ना मेजर करते हैं कि इसकी कितनी हो गई वगैरह वगैरह। मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले भाई करेक्टर डेट यू वांट टू, भाई मैंने उसको इंच में मेजर करना है, सेंटीमीटर में मेजर करना है, मीटर में करना है, यानी करेक्टरिस्टिक क्या है। सिलेक्ट द, कोई टेस्ट सिलेक्ट करें, फिर उसको टेस्ट को अप्रोप्राइट टेस्ट है उस किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से उसको सिलेक्ट करें, चेक टेस्ट को मेजर करना वगैरह होता है, ठीक है। और अच्छा टेस्ट कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर आपकी बायसनेस कोई ना हो। यानी अच्छा यार, ये तो अपना स्टूडेंट है यार, इसको A+ दे दो, ये बहुत स्टूडेंट मुझे बहुत तंग किया, नाक में दम करके रखा हुआ, इसको फेल कर दो भाई। तो भाई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल रहा करें, एथिकल रहा करें। कोई जो है वो उनको बच्चों को कोई मजा या कमेंट ना किया करें कि तू लैला रफी आके। अच्छा जी, मेजरमेंट की में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिनको करने में ना, चेक करने में आपकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। जैसे आपका एमसीक्यूज चेक करते हैं, अब एमसीक्यूज का जवाब उसने और लिखा है तो आप उसका कोई और ठीक कर दें, ऐसा नहीं चल सकता। यानी एमसीक्यूज जो मैंने चेक किया, नंबर दिया है, दुनिया का कोई और बंदा भी आ जाए तो वही नंबर दे, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, किस्म का इंटरप्रिटेशन या हमारी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। सब्जेक्टिव जहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, मैं एक सवाल चेक करता हूँ, डिटेल तफसीली सवाल, मैं 10 में से 8 नंबर देता, दूसरा आता है 10 में 6 नंबर देता, तीसरा आता है 10 में से 3 नंबर देता है, सबकी मर्जी, सब्जेक्टिव नोयत का होता है। यहां तक क्लियर है? पिछला मेजरमेंट कहते हैं जाते रहो। अच्छा, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? जैसे इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट दैट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आज मेरी एक स्टूडेंट मिसिंग लग रही है, शायद खैर ही होवे, यदि जो लैट कोई नहीं होना उदो ये कोई नहीं क्लास से चुंदी, मैडम वकार और निशा साहबा, वो नजर कोई नहीं आ रही। नहीं तो वो सबसे ज्यादा जागती होती है क्लास में, इतना जरूर है कि सबूत देती हैं कि सर मैं जाग रही हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिपीट कर दें।
सर जी, जो आपका एमसीक्यू बेस पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू बेस पेपर की बना दी, बोर्ड ने भेज दी या की बना दी। अब एमसीक्यू के पेपर के जो की बनाई उसके मुताबिक मैंने 10 एमसीक्यू चेक किए, मैंने उसमें से 4 गलत कर दिए बच्चे के और 6 ठीक कर दिए। क्या कोई और बंदा आके उसी एमसीक्यू को चेक करे? तो इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि वो आए और वो कहे 8 एमसीक्यू ठीक है, 2 गलत है? कोई आए और कहे 3 एमसीक्यू ठीक है और 7 गलत है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। जो नंबर मैंने दिए हैं, दुनिया का कोई भी चेक कर आ जाए तो उसको क्या करेगा, वही नंबर देगा जो मैंने दिए हैं, क्योंकि उसके आंसर तो कोई ऊपर नीचे तो नहीं, कोई इंटरप्रेट ये तो नहीं हो सकता कि मेरे लिए और आंसर है किसी और के लिए, वो तो एक यूनिवर्सल होगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जहाँ टू दी पॉइंट बात होती है, जहाँ पे एक मुद्दे के ऊपर जहाँ ऑब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। हाँ, इस तरह के जुगाड़ हो सकते हैं, लेकिन की बात कर रहा हूँ, जब एक की को फॉलो किया गया है तो उसको वो जो आंसर उसके हैं ना वो बाकियों के भी वही होंगे, ठीक है। अच्छा जी। अब जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के अंदर होता है एक बच्चे ने पेपर किया और उसको मैंने चेक किया, और इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं उसका एक आंसर, सर एक आंसर, एक बड़ा क्वेश्चन जो है उसके 8 नंबर लगाता हूँ। यार बच्चे की राइटिंग अच्छी है, उसने कुछ ना कुछ बात रिलेटेड लिखी है, पैरा सफा पूरा भर दिया, चल भाई इसको पूरे नंबर दे दो। दूसरा आया कहता है यार चवल ने पेज पूरा भर दिया लेकिन बात कोई काम की एक भी नहीं लिखी, चलो इसको 3 नंबर दे दो। यार इसने तो पूरा मेरा टाइम जाया कर दिया, इसको 4 नंबर दे दो। अब यानी जो सब्जेक्टिव होगा उसके अंदर चांसेस होंगे ना कि एक बंदा अपनी जो मर्जी है, जो अपनी इंटरप्रिटेशन है, यानी एक बंदे की सोच और है, दूसरे की सोच और है, तो जो है ना ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जहां पे हमारी कोई मर्जी नहीं होती। जी, ऑब्जेक्टिव के अंदर अब बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर मिलेंगे, उसके अंदर कोई नहीं होती ऊंच नीच। मैं कहता हूँ जी बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? आप कहते हैं सर जी HCl। क्या बताओ, दुनिया में कोई और शख्स होगा जो बताए नहीं सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला तो NaNO2 है? कोई ऐसा कहेगा, बात करेगा? नहीं करेगा। क्या दुनिया में कहीं HCl की जगह कोई और फार्मूला हो सकता है? मैं कहता हूँ पानी का फार्मूला क्या है? आप कहते हैं सर H2O। मैं क्या दुनिया के किसी और मुल्क में H2O के अलावा कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, ठीक है, जो कहीं भी नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे प्यासे कबे की कहानी सुनाओ, प्यासे कबे की कहानी लिख के दो, एक बंदे ने कहानी और तरह से लिखी है, दूसरे ने और तरह से लिखी है, बात एक ही है, सबकी बात एक ही तरह से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ है, और वो कर रहे हैं, तो हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि 10 बंदे जो है ना वो चेक करें, 10 मुख्तलिफ बंदे एक प्यासे कबे की कहानी जो है वो चेक करें, तो वो सारे ही 7 नंबर दे दें? क्या ये पॉसिबल है? सारे ही 7 नंबर दे दें? हो सकता है कोई 8 दे, कोई 9 दे, कोई 10 दे, कोई 6 दे, कोई 5 दे, पॉसिबल है ना। तो सब्जेक्टिव के अंदर नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं होते। तो क्लियर हो गया सर आइजक स्मुअल साहेब। अच्छा, उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है कि किसी को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर, अब वो नंबर जो दे लिए थे ना हमने, थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करते हैं। इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा मेक्स सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट। बस उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ जी, इसके 10 नंबर हैं आउट ऑफ 10। वाओ, कमाल, ग्रेट, शाबाश, एक्सट्रीमली गुड। आप तो भाई एक्सीलेंट हैं यार, आपने तो कमाल कर दिया। अब ये वाली मैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ ये सारी जो है वो असेसमेंट के अंदर आएगी। अच्छा, एजुकेशन की जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या कहता है? असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय वन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक। डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक से हम अपने चेक कर लिया ना, तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं कि वो कितनी, उसमें क्वालिटी कितनी उसकी बेहतर है, क्वांटिटी कितनी बेहतर है। अब उसको डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट तरीके से हम बात कर रहे हैं। वो इंटरप्रेट द डाटा, हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं अपटेन थ्रू जो हमने मेजरमेंट से लिया होता है। यानी जो मेजरमेंट से हमें वैल्यू मिली है ना, आप दे देखें, आपने गए, आपने कहा मेरी वहां पे लैब पे, यार लिबार्टरी टेक्नीशियन से कहते हैं कि यार मेरी ना एच बी तो कर दो, ठीक है, हीमोग्लोबिन तो चेक कर दो मेरी खून की। अब वो कहता है सर जी आपकी तो 12.6 है। अब 12.6 क्या है? इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर जो 12.6, तो आप फिर वो यार मैंने दसी तो सही कि मेरी ये क्या है,
ये 12 जो है, इससे क्या मतलब है? आप कहेंगे यार तू बड़ा तगड़ा है, सेहतमंद है, तेरी जो 12 एचबी है ना, इसका मतलब है तेरी खून की कमी पूरी है, तेने कोई मसला नहीं है। तू जहाँ ते मजे करे, डॉक्टरों में भज भज के ना आया कर। तो ये जो आप उससे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना। अब वैल्यू तो थी 12 6, अब आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। स्कोर आ गए हैं 880 आउट ऑफ 9 1100। आपके गुड यार, आपने तो जो है ना वो 83% नंबर ले लिए हैं यार। यार आप तो जबरदस्त हो यार, अच्छी हो, आपके नंबर तो अच्छे आए हैं। तो ये वाली वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ वीकनेस एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, वी सी ही हैज अचीव द बेंचमार्क। भाई उसने वो वैल्यू कहाँ तक किस अचीव किया है, मतलब इस हवाले से उसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो होता है। ठीक है। मेजरमेंट में सर सिंपलिंग, हम उसकी सी चीज को न्यूमेरिकल, भाई 10 सवाल आपने आपको दिए पेपर में, आप जो उनको चेक करते हैं, उनको चेक करके नंबर देते हैं, तो नंबरिंग देना किसी चीज को, किसी चीज को न्यूमेरिकल शेप देना, किसी चीज को वैल्यू देना, ये मेजरमेंट होता है। एवेल्युएशन, फाइनल जजमेंट कर रहे हैं जो भी है, जो एक्चुअल आउटकम आपको मिली है, बट इट आल्सो अलाउ जजमेंट ऑफ डिजाइबिलिटी, आप वेदर आउटकम, अब आप उसको जो है ना, वो जो आपके आउटपुट मिली है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में फाइनल जजमेंट देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीनेटिंग नीटिंग obtaining प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजमेंट से, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उनको क्लीन अप करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, और उनके बाद उसको जज करते हैं, फाइनल फैसला सुनाते हैं कि व्हाट हैज बीन अचीव्ड। अच्छा, इन्हीं से फैसला करते हैं, फाइनल कमेंट्स करते हैं, जजमेंट करते हैं, पास फेल करते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, कहते हैं कि सूटेबल नॉट सूटेबल, एक्सेप्टेड आर रिजेक्टेड, परफॉर्म, ये वाली इसे सब एवेलुएशन बोलते हैं। हाँ जी, इसको समझ आ गई सबको? तो डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, हम इसके अंदर पर्पज यही होता है कि बच्चे की आउटपुट को देखना, और उसकी बुनियाद पे हम जो है वो बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, हम उसकी सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर देख सकते हैं, उसके मुताबिक उसको एडमिशन दे दें। ठीक है। उसके अलावा टू हेल्प टीचर डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक एंड लर्निंग मटेरियल टू हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करना। यानी जब आप असेसमेंट एवेल्यूशन सारे कर रहे होते तो आपको बहुत फायदे होते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। इस पिछले टॉपिक की समझ आ गई जी? कंपैरिजन असेसमेंट के अंदर दो बच्चों का कंपेयर सिंपल, उसी को भी तो कर सकते हैं यार। नहीं नहीं मैम, नाइला सुल्तान साहब, हम एक बंदे का देखें, एक बच्चे के नंबर आ गए हैं 80, तो मैं कहता हूँ भाई इसके 100 में से 80 नंबर हैं, A+ है। ठीक है। अब ये किसी से कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, ये तो एक इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ यार। वेल यार, कमाल यार, जबरदस्त, मतलब इंटरप्रेट करना, तो उसकी थोड़ी वजाहत करना, थोड़ी आगे जस्टिफिकेशन, थोड़ी उसके ऊपर अब सिंपल कहता है 80 नंबर है, भाई क्या 80 क्या होता है यार, ये क्या क्या 80 क्या है? तो अब मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो ये जो है ना वो असेसमेंट हो जाएगा। आगे चलूं? लेट मी अलाउ टू टीच यू मोर। अच्छा, असेसमेंट की टाइप बहुत सारी हैं, चार को पल्ले बांध लेना है, बाकियों को देख लेना है। ठीक है। पहली है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहीं पे बता रहा हूँ, आगे कोई नहीं बताना, इसकी तारीफें आपने खुद पढ़ लेनी है, सबकी दी हुई हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसी असेसमेंट जो आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बच्चे को चेक, यानी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ जी, रिसर्च पढ़ा रहा हूँ। रिसर्च में क्या पढ़ा रहा हूँ? रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वैसे ऑन गोइंग होगा या गोइंग ऑन होगा? अच्छा, तो मैं बच्चों को रिसर्च का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और रिसर्च का टॉपिक पढ़ाते हुए मैं, चल मेरी बच्ची बता भाई, तुझे जो है ना वो क्या समझ आया है? चले आप बताएं जी, ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाँ जी, ये वेरिएबल क्या होता है? चल भी बता, इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें आपस में क्या ताल्लुक है? अब ये जो मैं उससे ड्यूरिंग क्लास बच्चे से सवाल जवाब कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव। ड्यूरिंग क्लास बच्चे को चेक करना, असेस करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी आप बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप बच्चे से सेमेस्टर का एंड एग्जाम लेते हैं, एनुअली एग्जाम लेते हैं, यानी बच्चे से जो लास्ट एग्जाम लेते हैं उसे सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं?
सबमेटिव असेसमेंट। मिड टर्म एग्जाम को भी जो है वो मुख्तलिफ जो है लोग, ये ना सर डिस्कशन है, मेरी अपनी जो राय है ना, मेरे नज़दीक मिड टर्म एग्जाम जो है वो सबमेटिव असेसमेंट है। जहां अब देखें, वो चाहे उसके उसके नंबर जो है वो आखिर फाइनल के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं ना, वो फाइनल रिजल्ट के अंदर उसके नंबर शामिल हो रहे हैं। जो फॉर्मेटिव होती है ना, तो डेली टू डेली होती है, डे टू डे टास्क, ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग जो बच्चे से हम सवाल जवाब करते हैं, फॉर्मेटिव होता है। जो हम कुछ पढ़ाने के बाद बच्चे से टेस्ट लेते हैं, इसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक, आप क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि उनके लिए एरिया ठीक है, ये गलत है, इन चीज़ों में अच्छे हैं, इन चीज़ों के अंदर बुरे हैं, तो इसे हम जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। हाँ, 6 और मतलब कुछ टाइम के बाद लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक पढ़ा के, चैप्टर पढ़ा के फिर ले रहे होते हैं, फाइनल के अंदर नंबर इंक्लूड हो रहे होते हैं, और उसका बाद में उसको सिलेबस को एक्सक्लूड करके फाइनल के पेपर दे रहे होते हैं। तो इसकी निशानियां जो है वो सबमिटिव असेसमेंट है, कि फाइनल डिग्री के अंदर इसका भी ताल्लुक होता है, ठीक है नहीं। तो इस वजह से करके ये वाले होंगे। बाकी ड्यूरिंग जो चल रहा होता है ना, वो फॉर्मेटिव होता है, और बाकी एट द एंड सबमिटेड। डायग्नोस्टिक के अंदर बच्चे की जो है ना वो हम पहले चेक करते हैं कि उसके कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सी चीजें उसे आती हैं, कौन सी नहीं आती। ये डायग्नोस, उसको जो निशानदेही करके फिर उसके मुताबिक उसकी कमी को पूरी करना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलता है। प्लेसमेंट असेसमेंट ये होता है जब आप किसी बच्चे को किसी क्लास के अंदर एडमिशन दे रहे होते हैं। जैसे मैंने अपनी 12वीं क्लास फॉर एग्जाम्पल, या मैंने अपनी जो है वो B.Ed में बच्चों को दाखिला के लिए उनसे एक टेस्ट लिया कि इनको कुछ आता जाता भी है कि कोई नहीं आता। अब वो मेरा टेस्ट का लेना, तो अब बेसिकली वो टेस्ट का पर्पस क्या है, वो प्लेसमेंट है, कि अगर वो पास कर गया तो मैं उसको बिठा दूंगा, नहीं पास करते तो नहीं बिठाऊंगा। तो प्लेसमेंट कंटिन्यू असेसमेंट जो होती है वो भी मुसलसल चलती रहती है। अब फॉर्मेटिव तो होती है ड्यूरिंग क्लास। कंटिन्यूस से मुराद है कि आप कहते हैं कि बच्चों हमारा हर हफ्ते वाले दिन पेपर हुआ करेगा। अब हर हफ्ते वाले दिन पेपर होना, ये वाला हमारी एडमिशन टेस्ट को प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो होता है, जिसके अंदर हम निशानदेही करते हैं कमजोर पॉइंट और अच्छे पॉइंट, यानी बच्चों को देखा कि वो किस चीज के अंदर अच्छा है, किस चीज के अंदर बुरा है। यानी आगे कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बच्चों, आज हम जो है ना वो डिटेल में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये सब देखेंगे। अब इससे पहले भाई बच्चों को फोटोसिंथेसिस का पता तो होना चाहिए, कुछ थ्योरेटिकल तो पता होना चाहिए प्रैक्टिकल करवाने से पहले। तो ये डायग्नोस्टिक, अगर बच्चों को पता ही कोई नहीं है कि फोटोसिंथेसिस क्या बला होती है, तो हम उसका तजर्बा करवाने जा रहे हो, तो बेहतर ये है कि पहले बताएं। तो ये जो है ना डायग्नोस्टिक के अंदर हम निशानदेही करते हैं। कंटिन्यूस होती है, जो बात मुसलसल चल रही होती है, लेकिन एक दिन फिर अगले दिन दूसरे इस तरह करते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट, जिसके अंदर ये होता है कि बच्चे के जो बेहतरीन काम होते हैं ना, उनको, यानी जैसे होता है ना सिमाई टेस्ट, मंथली टेस्ट, और उसमें से देखते हैं कि टॉप बच्चे को जो है ना प्रीवियस कारकर्दगी चेक करनी है, तो उसके प्रीवियस टेस्ट उठा लेंगे, जो पोर्टफोलियो होगा वो। सेल्फ असेस अपनी हो गई, परफॉर्मेंस बेसिस में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो क्राइटेरिया डिफरेंस, जिसके अंदर हम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि उसने, हाँ जी, जिनके 40 से ज्यादा नंबर है वो इधर आ जाएंगे। अब ये क्राइटेरिया होता है। स्वाट एनालिसिस ना, ये स्वाट कंटिन्यूअस, और इसके अंदर हो सकता है फॉर्मेटिव के अंदर हो सकता है स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो अब एग्जैक्टली सर मेरे जहन में कोई नहीं है, मेरे ख्याल है ये फॉर्मेटिव के अंदर भी आ सकता है, डायग्नोस्टिक के अंदर भी आ सकता है। तो सबमेटिव नहीं होगा, लेकिन इन बाकियों के अंदर ही आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सारे फॉर्मेटिव सबमिटिव बता दिया है, डायग्नोस्टिक बता दिया है, प्लेसमेंट बता दिया है, पोर्टफोलियो बता दिया है, कंटिन्यूस बता दिया है। अब आ जाते हैं लास्ट, और टाइम कितने रह गया, 5 मिनट रह गए। असेसमेंट, अच्छा एक और बता दूं सर, ये है कि हमारी मोहतरम शहजादी, लाडली, सबकी लाडली, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि फैसलाबाद के अंदर आ रही हैं जुम्मे वाले दिन, उसकी तैयारियों के अंदर, उसको प्रोटोकॉल देने के अंदर पूरी डिवीजन जो है वो इस वक्त रात दिन काम कर रही है कि लाडली नाराज होकर नहीं जानी चाहिए। तो मेरी ड्यूटी भी उसमें लगी हुई है, मतलब मुझे भी जो है ना वो आज भी मैं फैसलाबाद गया हुआ था, मैं परसों भी फैसलाबाद गया हुआ था, और मुझे परसों 8 और 9 2 दिन फिर दोबारा मुझे फैसलाबाद जाना है। तो 8 को अगर मैं जल्दी आ गया तो क्लास होगी, लेकिन 9 को बिल्कुल क्लास नहीं होगी, कि उस दिन उसका भाषण यानी तकरीर सुननी है, बच्चों को लैपटॉप तकसीम करने हैं, क्योंकि लैपटॉप का फोकल पर्सन भी कॉलेज का मैं हूँ, होनियार स्कॉलरशिप का भी मैं हूँ, तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी देना है, लैपटॉप भी देना है, मैडम की तकरीर भी सुननी है, वहाँ पे धक्के भी खाने हैं फैसलाबाद, बच्चों को भी संभालना है। तो इसलिए करके फ्राइडे वाले दिन क्लास नहीं होगी, थर्सडे को मैं कोशिश करूंगा मैं लूँ, ना आ सका तो मैं आगाह कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, असेसमेंट फॉर एज एंड ऑफ लर्निंग असेसमेंट,
जो है वो तीन दो तरह के हमारे पास कौन कौन सी है। एक है फार असेसमेंट। फार फार से मुराद एक फार्मेटिव है, ठीक है। फार्मेटिव के अंदर क्या होती है कि जिसके अंदर हम ये फार्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक दो असेसमेंट, फार के अंदर डायग्नोस्टिक और फार्मेटिव दोनों आ जाती हैं, ठीक है। सेम इसका कंसेप्ट असेसमेंट फार के अंदर है, जो फार्मेटिव का कंसेप्ट था, जो डायग्नोस्टिक का था, वो इसके अंदर आ जाएगा। असेसमेंट एज लर्निंग, एज से मुराद है अपनी असेसमेंट करना, खुद का सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इंक्वायरी करना, खुद को जानना, ये असेसमेंट एज होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव, यानी जो आखिरी असेसमेंट एट द एंड करते हैं ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। असेसमेंट की तारीफ क्या है, असेसमेंट की टाइप्स क्या है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये इनको भी बहुत सम टाइम वो आपको इन कीवर्ड्स के साथ याद करता है कि व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है, और पिछली टाइप फॉर्मेटिव समेटिव वो वाले भी आ सकता होता है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग अपनी जो है वो असेसमेंट करना, अपने दोस्त की करना, अपनी ज़ात को खुद जानना, अपने आप को रेगुलेट करना वगैरह। और लर्निंग फार में फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक होता है, और असेसमेंट के अंदर फाइनल एग्जाम और स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अच्छा, अब ये कहता है कि बैलेंस असेसमेंट अप्रोच क्या है। बैलेंस असेसमेंट अप्रोच ये है कि जिसके अंदर सभी को शामिल किया जा रहा हो, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सभी को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। सर जो असेसमेंट एज लर्निंग है ना, तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को खुद असेस करता है, अपने आप को मॉनिटर करता है, अपनी कमजोरी अपने आप को खुद रेगुलेट करता है कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं ये मेरी कमजोरियां हैं, ये मेरी अच्छाइयां हैं। यानी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपनी अपनी पेयर असेसमेंट, यानी अपने दोस्त से कहना यार मेरी तरह असेसमेंट करना मेरी। तो अपनी असेसमेंट करना करवाना, इंकरेज मेटाकॉग्निशन, अपने दिमाग को डीप लेवल तक थिंकिंग के अंदर जाना, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाना वगैरह, ये ऐसे अपनी जात के मुतालिक होती है जो असेसमेंट एज लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, वैसे एक और है, अगर आप इजाजत दें, मेरा ये ख्याल है, टेस्ट टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड, बहुत आसान टॉपिक है। देखें, इसके अंदर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सप्लाई टाइप जो खाली जगह होती है, शॉर्ट आंसर हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया। और सब्जेक्टिव सिलेक्शन टाइप के अंदर क्या होता है, ट्रू फॉल्स मैचिंग मल्टीपल, यानी इसको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। सब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। एक्सटेंडेड ये होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं लिखिए जितना लिख सकता है, और रिस्ट्रिक्टेड में कहते हैं कि इतना लिखो, ठीक है। तो ये वाला ना, ये टॉपिक आप कल खुद करके आइएगा, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, और ये सब्जेक्टिव वाला टाइप ऑफ टेस्ट बाई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, बहुत आसान है। ये मल्टीपल चॉइस क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्या होते हैं, मैचिंग क्या होता है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, ऐसे टेस्ट क्या होता है, ऐसे टेस्ट की फर्दर टाइप जो है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्या होता है, और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्या होता है। ये कोई मुश्किल कोई नहीं है, ये आप लोग खुद करके आइएगा, ठीक है। और ठीक कर लेंगे ना, कोई इसमें सही मायनों में यकीन कर ले, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। आपको कुछ भी ना आए तो आपने ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज सेंड करना है कि सर ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट शेयर करना है, मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इससे अगला टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पज। पर्पज के अंदर हमारे पास चार तरह की होती है, क्या होता है, टाइप ऑफ टीचर मेड, जो स्टार टेस्ट बनाता है उसे टीचर मोड बोलते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट जो बड़े, यानी कि जैसे बोर्ड टेस्ट बनाता है, जहाँ पे बड़े बड़े थिंक टैंक बड़े एक्सपर्ट लोग मिलकर बैठ टेस्ट बनाते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे जिन टेस्ट के रिजल्ट को आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होता है। जी, जुम्मे वाले दिन 9 तारीख को आना है, 9 मई 2000, यानी 9 मई आपको पता है कि इस गवर्नमेंट के सर के ऊपर सवार है, और बल्कि सर के ऊपर सवार तो फौजियों के है, लेकिन ये वाले जो है ना, जो 9 मई है, ये कैश करवाते हैं नून लीग वाले, उनको पता है कि जो है ना वो जो आपको पता है कि नून लीग वो कैश करवाते हैं और फौजियों को खुश करते हैं, तो इसलिए मैडम ने 9 मई को रखा है कि 9 मई को एक अच्छी तकरीर कर सकेंगे। ये जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यू कैंपस के अंदर होना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, नॉर्म रेफरेंस जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जहाँ पे जो हम बल्कि मैं ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपने कर लेना है, ठीक है। टीचर मेड स्टैंडर्डाइज कर लीजिएगा, नॉर्म और क्राइटेरियन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वैसे मैं वीडियो इसकी शेयर कर दूंगा, और लेकिन मैं इसको बाद में आपको अगली क्लास के अंदर बता भी दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, ये वाली चीज़ मैं बता दूंगा, बाकी जहाँ तक आपको समझ आ जाए ये आपने ज़रूर कर लेना है, ताकि हम कहीं पीछे न रह जाएं। ओके जी, ओके, शुक्रिया शुक्रिया। टाइम खत्म होने को है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैं इस ग्रुप के अंदर मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। सर आइजक सर, आपका सवाल। ओके।